we'll do those topics first, and after that we'll do the complete papers. Okay. So haloalkane and the haloarine was the last chapter that we had done in the organic chemistry. And now we are going to do the chapter, the alcohols, phenols, and the ethers. And regarding this chapter of alcohol, phenols and ether, thoda sa iska way alag hoga in comparison to as we were doing earlier. इसमें हम थोड़ा सा इसको फास्ट वे में, बिकॉज यू हैव डन नाउ, टिल नाउ यू हैव रिवाइज्ड इट. मोर ओवर मुझे तो ऐसा बोलना चाहिए कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके, रिवीजन करके आप इसको एग्जाम में ले गए थे जब आपने 12th का देना था. तो इसके हम क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से या मेन मैकेनिज्म या रीजनिंग जेई के पर्सपेक्टिव से इसको लेंगे और थोड़ा स्पीड में लेंगे. और टॉपिक जो आज हम करेंगे इसका स्टार्ट, उसमें देखिए मेथड ऑफ प्रेपरेशन आई विल ट्राई की वाइंड अप हो जाए. ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं इसमें बताने वाली, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक दिन में. मैक्सिमम 3 days, अदरवाइज 2.5 days इसमें ट्राई करेंगे कि हो जाए. तो इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम. तो इन द अल्कोहल चैप्टर्स आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर ऑफ कि अल्कोहल्स क्या होते हैं. व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर द अल्कोहल? व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर द अल्कोहल? ROH. तो पहले तो मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि अगर अल्कोहल्स लेते हैं तो दीज आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ, these are the hydroxy derivatives of alkanes, है ना. और जैसे मैं एल्केन को लिख लूं RH, इसमें से मुझे क्या हटाना है? H हटाना है, और क्या ऐड करना है? OH को ऐड करना है. तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ROH बन जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड एज एल्कोहल. और बेसिकली जो OH ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, that group is called as a hydroxy group. I think everybody is aware of this. This is a hydroxy group. ठीक है. तो ये हो गया अपना एल्केन, और इससे बन गया आपका एल्कोहल. इसी तरीके से जब आप बेंजीन लेते हो, ये तो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया ना. तो ये बेंजीन लेते हो, बेंजीन में भी एवरीबडी इज अवेयर ऑफ कि हर जगह पे HH होता है, C6H6 is a formula. So here also we are going to remove the hydrogen and we are going to add the OH. And when we are doing this in this way, तो आपके पास यहाँ पे भी डेरिवेटिव बन जाएगा. और किसका हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बन जाएगा अभी की बात? बेंजीन का, है ना. तो ये जो आपका आंसर आता है बेटा, इसको हम बोलते हैं फिनॉल्स. और फिनॉल्स के बारे में क्या बोलेंगे कि दीज आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक बेंजीन कंपाउंड्स. हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ सिंपल बेंजीन लिख देते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन. ओके जी. एंड वन मोर थिंग इज कि ये एलिफेटिक भी बोलते हैं इसको. आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ दिस टर्म ना. एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं ये. एलिफेटिक का मतलब होता है सैचुरेटेड. एलिफेटिक वर्ड का मतलब होता है सैचुरेटेड है ये. बाकी अगर आप ईथर की बात करते हो तो ROR होगा. चलो इसको भी बना के दिखा दो. अदरवाइज ये भी पहले क्या रहा होगा? पहले रहा होगा आपका एल्केन. एल्केन में आपने क्या किया होगा? हाइड्रोजन को हटा दिया होगा और एल्कोक्सी ग्रुप लगा दिया होगा. जैसे वो OH हाइड्रोक्सी होता है, ये एल्कोक्सी होता है, तो RO- लगा दो इसको, OR-. तो दिस इज कॉल्ड एज अ एल्कोक्सी. This is the alkoxy derivatives of your alkenes. ठीक है, इस तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका जर्नल की इसको कहते क्या है, दिस एंड दैट. उसके बाद क्लासिफिकेशन में नहीं कराऊंगी, बिकॉज बिल्कुल अल्केन की तरह ही है, सबको पता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री क्या होता है. एवरीबडी इज अवेयर ऑफ कि sp3 sp2 और S में sp तो होगा नहीं. खैर sp3 और sp2 में कैसे लगाएंगे? बिल्कुल एल्केन्स की तरह, हाइड्रो उसकी तरह है आपके, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की तरह. एंड दूसरी क्लासिफिकेशन रहेगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द OH ग्रुप प्रेजेंट. तो दिस इज अ वेरी जनरल थिंग, वो आप कर सकते हो. बाकी मैं थोड़ा सा कुछ जनरल नेम में 1-2 चीजें यूज होती हैं वो बता देती हूँ. जैसे ये वाला तो तुम्हें पता है कि फिनॉल होता है, बट अगर फिनॉल के 2 OH ग्रुप हैं यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन पे, जिसको ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल बोलते हो, ये कैटेकॉल होता है.
कॉमन नेम में, ये थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा लिख देता है। अगर OH यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, मतलब ट्राई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, तो ये पायरोगैलोन होता है। जो सॉर्सिनोल होता है, अगर ये इस पोजीशन पे ना होके यहाँ पे हो, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज इसमें से कुछ ऐसा जेई के पर्सपेक्टिव से तो नहीं पूछते हैं, बट वैसे नाम से कुछ आ सकता है, जैसे इसको इसमें कन्वर्ट करो दिस एंड दैट। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान आपको इस चीज का भी देना है कि किस तरह का आइसोमेरिज्म देंगे ये। व्हाट इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म जहाँ पे कोई समझाने वाला होगा मैं बता दूंगी, अदरवाइज तो बहुत आसान ही है। आइसोमेरिज्म सबसे पहले तो देते हैं ये फंक्शनल, ठीक है। एंड सेकेंड टाइप में आपको देते हैं चेन एंड पोजीशन। चेन हो गया सेकेंड, एंड थर्ड इज अ पोजीशन, ठीक है जी। तो ये आपके फंक्शनल आइसोमर्स जैसे फंक्शनल आइसोमर का मतलब होता है कि आप इसको कोई और फंक्शनल ग्रुप भी अगर इसी जनरल फॉर्मूले को ओबे करता है तो दैट इज अ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। दोनों के नाम अलग अलग होंगे एंड वैसे सेम रहेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ इसकी। अगर तुमने ये लिखा CH3 CH2OH, तो बेटा इसको क्या पढ़ोगे? ओके, हु इज गोइंग टू टेल मी द IUPAC नेम ऑफ दिस? वेरी वेरी इजी बेटा, व्हाट इज द IUPAC नेम? इथाइल alcohol. अगर इथाइल बोलोगे तो IUPAC थोड़ा ना हुआ, इथेनॉल बोलोगे। अगर तुम इसको बोलोगे तो क्या इसको भी वही नेम दोगे जो ऊपर दिया? बताओ, तो क्या नेम दोगे? Methoxymethyl. इसको बोलोगे मिथॉक्सीमीथेन, है ना। और अगर तुम्हें कोई ये बात पूछ ले कि ऊपर वाले और नीचे वाले का मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दो, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बना? C2H6NO, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या बना? C2H6NO। तो बच्चा ये है तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो ये वाले दो कंपाउंड आपस में किस कैटेगरी में आ गए? फंक्शनल कैटेगरी में, ठीक है। तो इस तरीके से अल्कोहल्स आपके ईथर के साथ क्या देते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म देते हैं। तो चेन मतलब सेम MF, जिसको कैसे पढ़ा जाएगा? दिस इज द सेम MF, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट क्या रहेगा बेटा? डिफरेंट रहेगा इसमें, बताओ, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। FG का मतलब फंक्शनल ग्रुप। चेन आइसोमर्स में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट चेन। अब चेन तो और आसान है देखना, बताओ चेन को कैसे देखा जाएगा? येलो कलर से इसको लिख देते हैं। अब मुझे अल्कोहल बनाना था इसका, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। आप सबको तो पता है कि अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बन गया। अब ये चेन आइसोमर्स हैं दोनों आपस में, इसका नाम कुछ और है, इसका नाम और है, इसमें स्ट्रेट चेन है, इसमें ब्रांचिंग की हुई है। पोजीशन आइसोमर में कुछ ऐसा लिख सकते थे। अब यही कंपाउंड ले लिया मैंने, ये ब्यूटेन 1 ऑल लिखोगे आप इसको। अगर इसको ऐसे कर दोगे तो ये ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। तो बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किस किस कैटेगरी में फॉल करता है। कई बार क्या होता है ना, जब जेई में क्वेश्चन पूछता है वो, अब जैसे आपने एनसीईआरटी में पढ़ के गए हो कि दीज आर द 3 टाइप ऑफ आइसोमर्स व्हिच आर गिवन बाय योर अल्कोहल्स, तो वो क्या करेगा कि वो 4 आइसोमर के नाम दे देगा, बोलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन बाय द अल्कोहल्स, तो उसमें फिर ये 3 को छोड़ के जो ऑड वन आउट हुआ वो बना देना, ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। तो ये अल्कोहल के बारे में अभी बात हो रही है। पहले अल्कोहल पढ़ेंगे, फिर फिनॉल पढ़ेंगे और फिर ईथर्स पढ़ेंगे। बाकी अल्कोहल की स्ट्रक्चर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसी होती है। अच्छा, हु इज गोइंग टू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन इन द ROH? कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है बताओ तो? SP. बोलो काव्य। हाँ, sp3। पूरा आंसर दिया करो, अगर माइक जल्दी म्यूट कर लोगे तो फिर sp3 का sp रह जाएगा और -1 भी हो जाएगा। हाँ, अब इसको कोई भी एल्काइल ग्रुप मान लो तुम, ठीक है, 1 2 3 और चौथा ये, तो ये आपके पास हो गया sp3 कार्बन, ठीक है ना। 4 ग्रुप लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पे देखो वो वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा, हेलोएल्कीन वाला, जिसमें आप स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करते थे या कायरल वगैरह देखते थे, यहाँ पे भी आएगा क्योंकि टेट्राहेड्रल कार्बन एटम है। अच्छा चलो, अब अल्कोहल में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो जो कंपैरिजन किया जाता है बेसिकली कंपैरिजन पानी के साथ किया जाता है इसके नेचर का।
ठीक है, जैसे वाटर की बात ही कर लें, ये वाटर है ना, वाटर में भी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये हो गया अल्कोहल, अल्कोहल में बस इतना सा चेंज है, यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बोथ आर हैविंग द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन की और यहाँ पे कार्बन की, यहाँ पे कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों OH तो सेम ही है। ठीक है, इसमें इसकी बहुत बात कर रही हूँ, इसमें ये sp3 है, ये भी है। अच्छा, अब वाटर में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री होता है। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, व्हाट इज अ बॉन्ड एंगल, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये अप्रोक्सीमेटली 108.9 डिग्री होता है। एनसीईआरटी इसको 108 के करीब लिख देती है। तो क्वेश्चन है व्हाई बॉन्ड एंगल इज मोर इन अल्कोहल्स, क्यों भाई? मैम बल्कि ग्रुप। बस एक लाइन में आंसर देना है, स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, क्या आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू द लार्ज आर ग्रुप्स, हिंड्रेंस ड्यू टू बल्कि आर, बल्कि आर। अब ईथर में और कमाल देखने को मिलेगा आपको। चलो, ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अब उसके बाद क्वेश्चन है जी एसिडिक कैरेक्टर का, है ना, बहुत जल्दी से डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये सारी चीजें मैं जीओसी में पढ़ा चुकी हूँ, मेन ऑर्गेनिक वाले पोर्शन पे आएंगे जल्दी। जो आपका एसिडिक कैरेक्टर है, अच्छा मुझे बताओ कि इफ यू आर हैविंग द वाटर एंड अल्कोहल, व्हिच वन इज मोर एसिडिक बेटा? वाटर। हाँ, तो ऐसे ये ना थोड़ी चीजें ऐसे शॉर्टकट में साथ साथ लिखते चलना है, ताकि व्हेन यू विल गो फॉर द एग्जाम दिक्कत ना आए। एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के या प्लस एम के या प्लस एच सी के। मैंने ऑर्डर मतलब प्रायोरिटी वाइज नहीं लिखा, जनरल में लिख दिया क्योंकि यहाँ पे आई था। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के, माइनस एच सी के और माइनस एम के। सीधी सी बात है, जितना इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला ग्रुप होगा उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इसकी खींचने की पावर कम हो जाएगी। यहाँ पे ये दोनों साइड से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन खींचता है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इसका मतलब है एसिडिक कैरेक्टर, या मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर। अब क्योंकि आप इक्विलिब्रियम वगैरह 11th सारा पढ़ चुके हो, तो आपको बहुत अच्छे से ये बात पता है कि जो POH या PKA वैल्यू है वो अगर अल्कोहल के लिए लिखी जाए और वाटर के लिए लिखी जाए, अब अल्कोहल वीकर एसिड्स हैं तो इसके लिए ज्यादा है क्योंकि PKA इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। क्या ये सभी अल्कोहल के लिए वैलिड है? मैंने ये चीज आपको जीओसी में भी पढ़ाई हुई है, बताओ। जो एक आपका होता है ना CH3OH, CH3OH मीथानॉल है, मीथानॉल के केस में एक एक्सेप्शन मिलता है हमें, याद रखना। जो आपका मीथानॉल होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर पानी से ज्यादा होता है, इज मोर एसिडिक देन वाटर, मोर एसिडिक देन वाटर। इसका बहुत ज्यादा मतलब सटीक जिसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बट इसका जो अभी तक टिल डेट एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि मिथेनॉल में कहीं ना कहीं जो मिथाइल ग्रुप है वो छोटा होता है, कार्बन मतलब आपका 2p का मेंबर है और ऑक्सीजन भी 2p का मेंबर है, तो यहाँ पे रिपल्शन फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इन कंपैरिजन टू द प्लस साइड इफेक्ट, तो वो इलेक्ट्रॉन उसको सप्लाई नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कुछ अप्रोक्सीमेटली सेम दोनों सर्कल्स हो जाते हैं, दो एटम्स के साइज CH3 ग्रुप और ऑक्सीजन का कुछ ऐसा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन इसमें नहीं होता है उतना जितना होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए ये एक इकलौता ऐसा अल्कोहल है जिसका एसिडिक करेक्टर, तो मैं इसलिए यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सेप्ट मिथानॉल। अगर मिथानॉल आया तो मिथानॉल के केस में CH3OH और H2O का कंपैरिजन करोगे PKA का, तो एसिडिक करेक्टर किसका ज्यादा आएगा? मिथेनॉल का, यानी कि इसकी PKA वैल्यू कम होगी इससे। तो ये एक एक्सेप्शन को याद रखो। बाकी जैसे जैसे R ग्रुप की नेचर बढ़ती है मिथानॉल को छोड़ के, वैसे वैसे एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। यहाँ तक बताओ बताओ बेटा, किसी को कोई दिक्कत? यस और नो? नो मैम। चलो ठीक है बच्चा। अब उसके बाद आएंगे, अब आ रहे हैं हम प्रॉपर ऑर्गेनिक पे कि इसमें क्या क्या मिलेगा हमें। तो मेथड ऑफ प्रेपरेशन देखते हैं पहले इसके। तो रिगार्डिंग द मेथड ऑफ प्रेपरेशन,
हाँ जी, मेथड ऑफ प्रेपरेशन में सबसे पहले तो आपका देखो, कोई भी चीज है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, तो बेस तो पहले हाइड्रोकार्बन ही है। तो we will try to form it from the hydrocarbons only. From hydrocarbons. अब हाइड्रोकार्बन्स में क्या आता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आता है। तो क्लास में से ही लेते हैं आंसर। तो पहला एल्केन्स, दूसरा एल्कीन्स, एल्काइंस अगले पेज पे देखते हैं बनता नहीं बनता है। हाँ जी, कौन मुझे बताएगा कि एल्केन से कैसे बनते हैं अल्कोहल? एक्सक्यूज मी, बताओ भाई, बहुत आसान सवाल पूछा है, वेरी इजी क्वेश्चन। जल्दी जल्दी, क्लास सभी को अटेंड करनी होती है, ठीक मैम है? एल्केन्स में लीव करो आप। पिछली मैम क्लास, एल्केन्स में एक मिनट बेटा, पिछली क्लास में भी मैंने ये बात ऑब्जर्व की है। द क्वेश्चंस वर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड वी वर डिस्कसिंग द वेरी कोर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक, और लास्ट तक आप लोग लीव करने लग जाते हो। तो ऐसा नहीं, रिपीट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आई विल नोट डाउन द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर नॉट देयर टिल द एंड। आप बोलो बच्चा, कौन बता रहा था? मैम एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होती है और एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होती है। क्या करूं उसका फिर मैं, बताओ मुझे। तो ये बताना है, आपसे ये पूछना था कि इससे अल्कोहल कैसे बनाएंगे। क्या ये तो बहुत सीधी सी बात बताई बेटा तुमने। एल्केन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड तो पता ही है। वाटर फिर से बोल बेटा। मैम वाटर ऐड करके। वाटर ऐड करके एल्केन्स में? ये सबसे गलत जवाब है, एक्सट्रीमली रॉन्ग आंसर। एंड हु इज दिस? चलो वो कोई नहीं है, हु इज दिस में कोई भी हो, पर ये मैम गलत। पहले तो बोलो। मैम इसकी हेलोजिनेशन करेंगे, उसके बाद इसका OH कर बिल्कुल देंगे। बिल्कुल, कभी भी ऐसी गलती पेपर में नहीं करके आना कि तुम एल्केन लेके गए, इसमें पानी डाल दिया और इसमें एच हटा के OH लगा दिया, तो तुम पता क्या ब्लेंडर कर रहे हो। देखो कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई बेटा। अब तुमने क्या किया, इसमें OH नेगेटिव लगाया और H नेगेटिव हटाया। H नेगेटिव हटाया का मतलब हो गया कि तुमने कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिला दिए। खुद बताओ बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? बोलो। अरे ऑर्गेनिक के पहले कार्बन। पढ़ा रही हूँ। ऑर्गेनिक से स्टार्टिंग ही यहाँ से होती है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.3 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो 2.3 वाला खींचेगा या 2.1 वाला खींचेगा? तो ये बिल्कुल गलत जवाब है। कभी भी पानी डालने से अल्कोहल नहीं बनेगा। हाँ, कैसे बनेगा? हैलोजनेशन से, वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो हमने एल्केन में भी पढ़ा, फिर हेलो एल्केन में भी पढ़ा। तो सबसे पहले जो भी आपकी एल्केन है, रिस्पेक्टिव एल्केन, उसमें तुम क्या डालोगे? हैलोजन डालोगे। हैलोजन डालोगे एच न्यू, यानी कि यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो वो आपका किस में बदल जाएगा? हैलोजनेशन हो जाएगा। इसमें सारे ये गलत है, तो नहीं करना है ये। रब कर देती हूँ, कई बार गलत भी दिमाग में रह जाता है। चलो, हमें दिखाना ही नहीं है तुम्हें कि ऐसा कुछ तुम कर रहे हो। इसको बड़ा कर देते हैं ये सबको, ताकि हमारा टाइम कम लगे। चलो, क्या बन गया बेटा? BR बन गया। अब बताओ आगे, जो बच्चा बोल रहा था आगे बताओ। चलो प्रिंस, तुम बता रहे थे, आगे क्या करूं? इतने आसान सवाल के जवाब में तुम लोग चुप कर जाते हो। जब आपका हेलो एल्केन बन गया तो तुम क्या करोगे बेटा? तुम इसमें लगाओगे एक्वस KOH, CH3, CH2 और OH। अब इसमें क्या क्या लग सकता था और क्या क्या नहीं लग सकता था, इस पे भी तुम थोड़ा सा डिबेट करो। तुम एक्वस KOH लगा दोगे, सवाल का जवाब आ जाएगा। तुम एक्वस NaOH लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। तुम इसमें एक्वस क्या कहते हैं उसे, AgOH लगा दोगे बेटा, उसका आंसर आ जाएगा। चीज को डीपली पढ़ो, कॉन्सेप्ट को, नहीं तो नहीं आएगा। मॉइस्ट Ag2O लगा दोगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। तो तुम्हें जो चारों में से याद रहे लगा देना। हाँ जी, अब मैं जो सवाल पूछ रही हूँ, जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की बात कर हो रही है, तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये SN है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब तुम्हारी कहानी यहाँ पे अटकती है कि कौन मुझे बताएगा कि ये SN1 है या SN2 है। पहली बात, पहला क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस रिएक्शन के लिए पानी काम आ सकता है? वाटर से कर सकते हैं? चलो, मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर जो बच्चा देना। देखो, जब तुम क्लास में आंसर करते हो, तुम्हारा आंसर सही हो गलत हो वो मैटर नहीं करता है, बट ये मैटर करता है कि तुम्हारी केमिस्ट्री मेरे को समझ में आती है कि तुम्हें ये पता है नहीं पता है।
नहीं पता है तो और इलेबोरेट करेंगे, और पता है तो फिर तो और शाबाश मिल जाती है तुम्हें। बताओ और मैम सॉरी मैम, क्लास लीव हो गई थी गलती से। क्या हो गया था। क्लास लीव हो गई थी गलती से, इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा फिर से बोल लो, है ना। मैं फिर से दोबारा बोल रही हूँ, मैं नाम नोट कर लूंगी अब जो बच्चे क्लास सेशन में से लीव हो रहे हैं ना, तो फिर तुम्हारी क्लास अगली क्लास में अविलास है। जो जिन बच्चों को नहीं सुनाई दी ना मेरी बात, तो आई एम अगेन रिपीटिंग। मैं ये पूछ रही हूँ, पहला सवाल तो ये बताओ कि बी आर नेगेटिव जा रहा है, ओ एच नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो सबको पता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये SN1 है या SN2 है, ये बताना है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये देना है कि मैंने 4 रिएजेंट लिखे हैं, क्या इनमें ये काम पानी भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। जो पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, 1 है कि 2 है ये। SN2। बिल्कुल ठीक। SN1 नहीं है ये, आपको यहीं से देख लेना चाहिए पहले तो कि मैंने, आप देखो इसको प्राइमरी के साथ रिएक्ट किया, वो कैसे पता लगा। देखो जो ये सारे एक्वस वाले हैं ना, अल्टीमेटली ये क्या जनरेट करेंगे, OH नेगेटिव जनरेट करेंगे। अब OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों हो सकता है, पर इसके बारे में अगर इफ देयर इज अ मैटर ऑफ अ चॉइस, अगर बल्कीनेस नहीं है तो ये गुड न्यूक्लियोफाइल जाएगा। ठीक है, और गुड न्यूक्लियोफाइल या बेस जिसको तुम बोलते हो, वो कहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, SN2 में। SN1 में तो कार्बोकेटाइन बन जाता है, एसिडिक मीडियम भी काम कर देता है, तो इतना तो समझ पा ही रहे थे कि बेसिक मीडियम है, जहां पे भी बेसिक मीडियम हो वहां पे SN2 होता है, SN1 कभी नहीं होता। तो पहली बात तो इसका सही आंसर है कि SN2 है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्या वाटर भी काम कर सकता है, तो आंसर है नहीं, बहुत कम करता है। वाटर से अगर तुम्हें रिएक्शन करवाना है तो तुम लेके आओगे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड और उसमें डालोगे वाटर, और बिल्कुल याद रखना अगर तो नो हीट हुआ तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा अल्कोहल, क्योंकि ये रिएक्शन फिर SN1 वाली कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटाइन है क्योंकि इसमें। पर अगर हल्का सा भी तुमने हीट कर दिया ना तो ये बनेगा ही नहीं, तो तुम्हारा आंसर आएगा ये। और ऊपर वाले में भी यील्ड बहुत कम आती है, ज्यादा नहीं आती। तो इसमें आपको कभी भी जिंदगी में 1 डिग्री से ऊपर रिएक्शन नहीं करना, इवन की 2 डिग्री भी नहीं करना, सिर्फ 1 डिग्री से ही ये रिएक्शन होता है। तो किसी भी बात को समझना है तब आपके पास आंसर आएगा सही। चलो पहला आंसर तो सही आ गया, एल्कीन से बना दिया। एल्कीन से कौन बताएगा कैसे बनाएंगे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हाउ विल यू प्रिपेयर फ्रॉम द एल्कीन। एल्कीन ले लो, इससे तो सवाल आसान ही कुछ नहीं है। एल्कीन 2 तरह की हो सकती हैं, अगर तो तुमने सिमेट्रिकल एल्कीन ले ली, तो सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में तो बेटा वाटर करोगे ऐड, और यहाँ पे ऐड होगा आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड साथ में, एसिडिक कंडीशंस आते हैं। ठीक है, तो बाकी तो आपको पता ही है कि वाटर H+ और OH नेगेटिव जनरेट करता है, तो आंसर आ जाएगा CH2OH एंड CH3, ये आंसर आ जाएगा। पर अगर आप इसमें ऐड कर दोगे अनसिमेट्रिकल में लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल, सब बच्चों को पता है, MR लग जाएगा, और इसमें भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड होगा। तो आपका नेगेटिव पार्ट अटैकिंग रिएजेंट का कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन एटम है, तो आंसर ये आएगा। ये पता है ना सब बच्चों को। यस। ठीक है, तो ये एल्कीन से बनेगा। एल्काइन से बन सकता है, आंसर है नहीं। एल्काइन से क्यों नहीं बन सकता, एल्काइन sp हाइब्रिडाइजर खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक नेगेटिव पे दूसरे नेगेटिव का अटैक नहीं हो सकता, ना ही Br का अटैक हो सकता है वहां पे, ना ही OH का डायरेक्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, तो हाँ एल्काइन को कर सकते हो, पहले ईन में कन्वर्ट करो फिर या एन में कन्वर्ट करो, फिर हो सकता है, वो दोनों पढ़ाई दी है। तो ये पहला मेथड कंप्लीट हो गया। अच्छा, इस वाले रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है, व्हाट इज इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन बेटा। अब मार्कोनिकॉफ रूल वाले क्वेश्चन में मैं तुम्हें इंटरमीडिएट पूछूं और तुम आंसर ना दो तो बताओ क्या करें। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, अभी पता लग जाएगा हमारे बच्चों को कितना आंसर आता है। ये है क्वेश्चन, इसमें डाला वाटर और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या आंसर दोगे बताओ, व्हाट इज आंसर। हाँ, पहले तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे, H+ और OH नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट को यहाँ पे रखोगे, पॉजिटिव पार्ट को यहाँ पे रखोगे, तो आंसर क्या आ गया, CH3 CH CH3। मैं अभी अटैक नहीं करवा रही हूँ,
अगर यहाँ पे नेगेटिव पार्ट गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव आया होगा, तो ये और यहाँ पे H का अटैक हुआ होगा। तो पहले स्टेप में बनेगा तो कुछ ऐसा कि कार्बोकेटाइन बनेगा ना, एक एक स्टेप करके बनेगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री है, बाकी मैंने लास्ट क्लास में भी शायद आपको पढ़ा दी है ये बात कि इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। तो जब प्रोडक्ट देना है तो कार्बोकेटाइन के सारे रीअरेंजमेंट ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पे हो जाएगा रीअरेंजमेंट। जब ये बन जाएगा तो उसमें फिर आगे आप OH नेगेटिव का अटैक करवा लो, तो OH नेगेटिव का अटैक करा लो तो बिल्कुल सीधा मार्कोनिकॉफ रूल से आंसर नहीं आएगा, ये जवाब आ जाएगा आपका CH2NCH। क्या कहते हो, सही है नहीं सही है? समझ में आ गया बेटे? Yes. चलो गुड। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है उसको मैं दूसरा नंबर दे रही हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ, चीजों को समराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले रिएक्शन में हमने कहाँ से बनाया बताओ? हाइड्रोकार्बन से। तो ईन से और एन से बन गया, आइन को पहले इसमें बदलना पड़ेगा, और दूसरे रिएक्शन में हमने कर दिया इसका ईन वाले में मैकेनिज्म की मार्कोनिकॉफ रूल से बनता है। चलो अब सेकंड वाला है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ये रिएक्शन कैसे होता है? देखो B2H6 होता है डाइबोरेन, और एक बात को तुम याद रखोगे, अच्छा ठीक है मानसी, B2H6 डाइबोरेन की स्ट्रक्चर क्या होती है? BHHH और BHHH है ना। अब भैया इसके पास तो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन क्या होता है 2s2 और 2p1 होता है, ठीक है। तो इसमें तो फिर यहाँ पे और कोई इलेक्ट्रॉन बनाने की टेंडेंसी है ही नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे इसमें? सबसे पहले तो इसमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, इतना ज्ञान हो रहा है तुम्हें, और यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन काउंट देखो जरा इसमें, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस बोरॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इन दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास 1 ही है, बोरॉन का तो खैर अपने पास ही रहेगा। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, बड़ा स्मार्ट प्ले करता है, ना इसको छोड़ता है ना इसको छोड़ता है। कभी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, मैंने आपको वो पढ़ाया था ना जब किया था केमिकल बॉन्डिंग, कि मिनिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड कितने होने चाहिए? तो बोला था ना कि मिनिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड 1 होने चाहिए। वो बात अलग है, 1 हो सकता है मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। पर यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर होता है, इससे बॉन्ड बन जाता है, और 1 से इधर बन जाता है। तो एक्चुअली में ये वाला बॉन्ड बनाना बॉन्ड होता है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, 2 तरह के बनाना बना देते हैं। ये जो आपका BHB बॉन्ड है इसको बोलते हैं 3C2E बॉन्ड। 3C2E का क्या मतलब हुआ बेटा? 3 सेंटर मतलब 3 लोग जुड़ने वाले एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हैं? 2, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं इसको। और ये एक वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड तो अपने आप ही होगा, जहां 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वहां 2 है 3 चीजों के बीच में, ठीक है। तो वीक बॉन्ड है, इसलिए ये वाली स्पीशीज हमेशा एक्ट करेगी आपकी इलेक्ट्रोफाइल, कहीं रिएक्शन करना होगा तो, ठीक है। मतलब आपका है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, या मैं इसको ऐसे बोल दूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, एक ही बात है, इतना तो तुम समझते ही। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड दिस इज। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी कभी B2H6 रिएक्शन में लिखा मिल जाए ना, तुम्हें उसको समझना ही BH3 है। You have to consider it like this because B2H6 में कोई C2H6 थोड़ा है कार्बन की तरह जो कार्बन कार्बन में बॉन्ड होगा, यहाँ पे तो ये सीधा BH3 बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो वीक बॉन्ड है। कार्बन में तो बेटा 4 वैलेंसी होती है, इसलिए वो ऐसे स्टेबल है, ठीक है। पर यहाँ पे तो कुछ हो है ही नहीं, बॉन्ड ही नहीं होना चाहिए। तो जब ये इससे बनाएंगे ना, रिएक्शन करेंगे, तो देखो ये कैसे करता है रिएक्टर। अब BH3 के पास क्या है देने के पास बेचारे को? इसके पास लॉन पेयर है नहीं, है ना। तो ये क्या करता है ना, ये हाइड्राइड अटैक करवाता है। कभी भी BH3 या डाइपेल वगैरह हो तो ये हाइड्राइड अटैक करवाएगा, मतलब H नेगेटिव दे देता है। अगर GOC का थोड़ा बहुत याद है
तो आपको याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कि सिग्मा डोनर सबसे वीक डोनर होते हैं, तो ये एक टाइप का सिग्मा डोनर है। ठीक है, तो जब रिएक्शन होता है ना जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैं अनसिमेट्रिकल पे ही कर देती हूँ, ये भी एल्कीन से ही है, ये भी हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है ये। ठीक है, तो इसमें तुम BH3 लिखना सीधा, पर BH3 को ऐसे लिख देना BH2H। अब इसमें हाइड्राइड अटैक होगा, लगाओ मार्कोनिकॉफ रूल। जब अटैक होगा तो नेगेटिव पार्ट तो यहाँ पे जाएगा, तो पहला पार्ट बन जाएगा CH3 CH2 और BH2। अब ये स्टेप तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक इसके पास एक भी हाइड्रोजन पेंडिंग है। तो आगे आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगले स्टेप में एक और हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास, तो ये एक जैसे नहीं हो जाएंगे दोनों, तो रिपीट कर दो इसको, CH3 CH2 ये हो जाएगा बेटा ट्वाइस, और साथ में आ जाएगा BH, फिर से इसका एक मॉलिक्यूल ले लो क्योंकि अभी तक एक हाइड्रोजन बाकी है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 थ्राइस और B। तो जब ये रिएक्शन यहाँ पे पहुंचता है ना, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, एक पानी में OH और H होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 3 OH होते हैं, तो 3 OH इसको दे दो, 3 OH इसको दे दो, तो 3 मॉलिक्यूल्स क्या बन गए आपके CH3 CH2 OH, 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के बन गए, और बन गया साथ में H3BO3। दिख नहीं हो रहा है यहाँ पे, चलो आगे हो गया। H3BO3 क्या होता है बच्चा, ये बोरिक एसिड होता है। तो ये रिएक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, मैं इसे स्टार लगा देती हूँ। और कई इसको इस तरीके से भी लेते हैं कि अगर इस पे मार्कोनिकॉफ रूल लगता, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इससे मार्कोनिकॉफ रूल लगता तो ये बनना चाहिए था OH सेंटर वाले कार्बन पे, मतलब 2 प्रोपानॉल बनना चाहिए था। बट यहाँ पे क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो अनसिमेट्रिकल है, बना है, यू कैन से एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हुआ, पर एक्चुअली में ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है नहीं, लगता MR ही है। प्रोडक्ट के हिसाब से मत चेक करो इसको कि ये अगर 1 ओल बने तो MR होता है और 2 ओल बने तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। आप इसको ऐसे चेक करो कि हुआ इसमें हाइड्राइड अटैक है, तो हाइड्राइड तो नेगेटिव ही है ना, अगर नेगेटिव OH होता तो भी यहाँ पे लगता, अगर नेगेटिव H होता तो भी यहाँ पे लगता, तो इसलिए ये MR को ही फॉलो किया है, 3 मॉलिक्यूल इसमें अल्कोहल के बच जाते। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। बताओ किस किस को ये समझ में आ गया, सबको आया क्या? मैम। यस मैम। हाँ जी, नहीं जी, यस मैम। चलो गुड गुड गुड। चलो बेटा नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें, थर्ड मैं तुमसे करवाती हूँ रिएक्शन, ये तुम्हें आता है क्योंकि हमने GOC में भी मोड बहुत बार पढ़ा है। थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड बाय द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 1 मिनट दूंगी मैं तुम्हें, तब करना तुम। फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड, ये बहुत बार करवाया बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, by using the Grignard reagent। तो Grignard reagent को यूज करके हमें बनाना है कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो मैं तुम्हें 3 रिएक्शन देती हूँ और जो आंसर पूछूंगी तो मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल भी बताना है, न्यूक्लियोफाइल भी बताना है, कौन किस में गया, क्या बॉन्ड टूटा, प्रोडक्ट भी बताना है। तो पहला रिएक्शन तुम ये करोगे, ठीक है बेटा। दूसरा रिएक्शन तुम ये करोगे, ठीक है। और तीसरा रिएक्शन तुम ये करोगे, और मैं तुम्हें पूरा 1 मिनट दे रही हूँ, करो फटाफट। आता है तुम सभी को, आई एम श्योर ये तुम इतनी जल्दी जल्दी कर लेते हो। चलो, और मैकेनिज्म लिख के करना, तभी सब बताऊंगे। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। जिन स्टूडेंट्स ने कर लिया है वो हैंड रेज कर सकते हैं।
Those who have done can raise their hands. काव्या ने कर लिया है, प्रिंस ने कर लिया है। क्लास में 2 ही बच्चों को आता है और अभी तुम 12th का एग्जाम दे के आए हो, बताओ, ऐसे मत करो भाई। चलो पहले आंसर को सिर्फ 2 बच्चों को आता है क्लास में क्या? What happened to rest? पहला आंसर काव्या का फर्स्ट हैंड रेस था, आप बताओ। मैम फर्स्ट का, हाँ फर्स्ट का। मैम CH3 MgBr में से CH3 माइनस जो कार्बोनिल वाला कार्बन है उसके ऊपर अटैच कर। ठीक है, ठीक है, बोलो बेटा। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। मैम CH3 है न्यूक्लियोफाइल। यस, और किस तरह का न्यूक्लियोफाइल है ये? सिग्मा डोनर है, ठीक है। वैसे वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, पर ये अच्छा खासा है क्योंकि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण बॉन्ड वीक है। और यहाँ पे पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये क्या हो गया तुम्हारा? इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि इस बच्चे ने बताया कि यहाँ से जहाँ जाएगा, तो बेटा प्रोडक्ट का नाम बताओ। ये बन जाएगा और यस इसमें, हाँ बोलो। यस मैम, ये बना आपका, देखो, यस मैम, यानी कि इसमें बना प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल। और ग्रिनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन ना हर फंक्शन ग्रुप में आएगा तुम्हें। प्लस इसके साथ क्या बना, पिछले हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन में बना लिए थे ग्रिनार्ड रिएजेंट, अब इसको यूज करेंगे। प्लस बन जाएगा MgOH एंड Br। चलो सेकंड का आंसर प्रिंस तुम दो, तुमने बताया था। बस अब मैकेनिज्म नहीं मैं बताऊंगी, सेम मैकेनिज्म यू हैव टू फॉलो ऑल द टाइम। अब बस आंसर बताओ। मैम इसमें सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनेगा? CH3 CH2 एक ग्रुप होगा, C के साथ CH3 यहाँ से लग गया, एक OH लग गया और एक H लग गया, तो ये बन गया तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल। बाय प्रोडक्ट सेम। थर्ड का आंसर कौन बताएगा भाई क्लास में से? ये बन जाएगा इसमें, ये हो गया तुम्हारा कौन सा अल्कोहल? 3 डिग्री और साथ में बाय प्रोडक्ट सेम। ये रिएक्शन तो मुझे नहीं लगता कि क्लास में कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको नहीं आता, करेक्ट और नॉट? ये क्वेश्चन सभी बच्चों को आता है। अरे यस नो तो बोल दिया करो। यस मैम। चलो ठीक है बेटा, तो 3 मेथड हमने पढ़ लिए। पहला मेथड एल्केन और एल्कीन का, जिसमें हमने, या इसको अलग अलग भी गिन सकते हैं। एल्केन के केस में हमने हैलोजनेशन की, एल्कीन के केस में हाइड्रेशन की, फिर एल्कीन के केस में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की। 3 हो गए, चौथा पढ़ा हमने कार्बोनिल कंपाउंड से। अब ये 5th है तो कार्बोनिल कंपाउंड से है, पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बगैर है। तो बाय द रिडक्शन, अब अल्कोहल बनाना है तो एल्डिहाइड और कीटोन या एसिड जो भी है या एस्टर जो भी है उनका रिडक्शन करना पड़ेगा। अगर ऑक्सीडेशन है तो फिर अल्कोहल से बनते हैं सारे। तो बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन से कैसे बनाए जाते हैं? रिडक्शन के लिए ना बस जो चीज आपको याद रखनी है वो रिएजेंट है कि कौन कौन से हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस क्या, बाकी ये क्वेश्चन आसान है। देखो अगर आप एल्डिहाइड लेते हो जैसे CH3CH, रिडक्शन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ना मैं इस फॉर्म में लिख देती हूँ, ये होते हैं बेटा नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन बोल लो, नेसेंट वर्ड ना याद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पेपर में लिख देना एटॉमिक हाइड्रोजन, ये पढ़ लेना वहां पे। एटॉमिक हाइड्रोजन होते हैं हाईली रिएक्टिव। जैसे आप नेसेंट ऑक्सीजन लेते हो ना KMnO4 से और K2Cr2O7 से या H2O2 से, जो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वैसे ही जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट है वो नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं। तो इसको किससे रिएक्ट करेंगे? पैलेडियम से रिएक्ट करेंगे। तो पैलेडियम से रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? इसमें डबल बॉन्ड होता है ना, उसमें हाइड्रोजन लग जाएगा दोनों साइड पे। शायद आप मेरी बात फॉलो कर रहे हो। CH3 डबल बॉन्ड H था ना, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा, एक हाइड्रोजन इधर लगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया।
CH3 CH2 OH बन गया इसमें, ठीक है जी। और ये तुम्हारा क्या बना, अल्कोहल बना, ठीक है। अब इसी तरह से तुम क्या ले सकते हो, कीटोन ले सकते हो, CH3 CH3 डबल बॉन्ड O। अब इसमें नेसेंट हाइड्रोजन ऐड किया। अब देखो कीटोन की कहानी अलग है, अब कीटोन का बॉन्ड का स्ट्रेंथ अलग है, और इसमें मेटल लिया हमने, है ना। मेटल पे तो तुम्हें पता है कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है। इसके केस में हम लेते हैं सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, और ये रिएजेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। हर रिएजेंट का अलग रोल होता है, अलग हिसाब किताब होता है, कितनी स्ट्रेंथ का बॉन्ड ब्रेक करता है, कैसे रिएक्शन को कैटालाइज करता है। तो कीटोन के केस में पैलेडियम नहीं लिख के आ जाना पेपर में, कीटोन के केस में सोडियम बोरॉन हाइड्राइड लिखना बनेगा। तो अभी भी ऐसे, चलो मैं सॉरी कीटोन नहीं, पहले तो मुझे वो लेना है ना, एल्डिहाइड। अच्छा एल्डिहाइड तो ले लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, चल जाएगा। चलो कीटोन हो गया, तो क्या बनेगा CH3 CH3। अब यहाँ पे एक H यहाँ पे और एक OH यहाँ पे, तो ये कौन सा अल्कोहल बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। इसमें पैलेडियम नहीं यूज हो सकता, पर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बोरॉन हाइड्राइड हो सकता है। अब मेरी बात शायद समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। यस मैम। आप पैलेडियम कर लो या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, मतलब स्ट्रॉन्ग वाला भी तो कर ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें ये पैलेडियम से काम नहीं चला सकते, इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेके जाना पड़ेगा कीटोन, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका फिफ्थ मेथड फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड। सिक्स्थ मेथड कर लेते हैं फ्रॉम द एस्टर्स। ऑब्वियसली होगा तो सबका रिडक्शन ही ना, क्योंकि अब रिएजेंट वाला एक्सक्यूज मी मैम, मैम कार्बोनिल कंपाउंड में अगर कॉपर और हीट करे तब भी अल्कोहल बन जाएगा। कार्बोनिल कंपाउंड को अगर कॉपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है आगे, वो कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में। हमें अब वो नहीं ना बनाना, एसिड नहीं बनाना है, हमें बनाना है अल्कोहल, या हाँ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं वो भी हैं, वो कार्बोनिल में आएंगी। आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में रिडक्शन से बनाना है तो हीट का कोई काम ही नहीं है। अगर स्पेशली आपको रिडक्शन से बनाना है तो उसमें हीट नहीं लगेगी। आप अगर आपको मेटल दूसरी रखनी है या हीट करना है तो फिर उसमें हीट का अलग हिसाब किताब, वो भी आएगा रिएक्शन। वो है कार्बोनिल में है, एनसीईआरटी का रिएक्शन है जिसमें पीसीसी और पीडीसी के बाद आता है ना, जो वो वहां पे पढ़ाऊंगी आपको। तो फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ द एस्टर्स, अब देखो एस्टर्स की जब रिडक्शन करनी है ना तो उसमें आपका ये नहीं यूज हो सकता पैलेडियम, ठीक है। तो उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, या फिर होता है, मैं लिख देती हूँ इसमें, या तो तुम यूज करना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या तुम यूज करना मेटल इन अल्कोहल C2H5OH। ये दोनों रिएजेंट इसमें अप्रोप्रिएट है, इन दोनों रिएजेंट से काम बन जाएगा, ठीक है। तो एस्टर का क्या फार्मूला हुआ बच्चा, RC डबल बॉन्ड OR-, ये एस्टर हो गया। बाकी रिडक्शन आप कर रहे हो तो इसमें नेसेंट हाइड्रोजन लग गया। रिएजेंट मैंने आपको बताया, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी डाल सकते हो या मेटल इन द अल्कोहल भी डाल सकते हो। अब इस रिएक्शन का देखो क्या फायदा हुआ हमें, इस रिएक्शन का ये फायदा हुआ कि इसमें हमारे पास दो अल्कोहल बन जाएंगे, तो एक के पास तो ये जाएगा, ठीक है। अब इसमें रिडक्शन कर दो, HOH लगा दो जितने H चाहिए, तो RCH2OH बन गया, और एक यहाँ से बन गया R-OH, तो अपने पास अल्कोहल बन जाता है। इसको एक तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑफ अ चेन या डिसेंट ऑफ अ चेन भी हो गया। अगर आपने स्टार्टिंग में इतने बड़े एस्टर में तो दो तरह के होंगे, मतलब दो अल्कोहल होंगे, तो आपको जिस तरह का चाहिए उस हिसाब का R लेके आप बना सकते हो इसको, ठीक है। तो ये बाकी एक आप इसका रिएक्शन जो बहुत देर से पढ़ रहे, ये तो समझ आ गया ना कार्बोनिल से कैसे बनाना है। कार्बोनिल से आपको पैलेडियम, पहले रिएक्शन में आप पैलेडियम या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड दोनों कर सकते हो, दूसरे में सोडियम बोरॉन हाइड्राइड से होगा, पैलेडियम से नहीं होगा, और तीसरे में जब एस्टर्स पे जाना है तो दोनों ही नहीं काम करेंगे, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चाहिए या मेटल इन द अल्कोहल चाहिए, ठीक है। अच्छा एक रिएक्शन जो आप सब बच्चों का फेवरेट होता है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जानते हैं ना सब बच्चे। एस्टेरिफिकेशन में एस्टर बनता है, ये आपका ट्रांस एस्टेरिफिकेशन है। एस्टेरिफिकेशन को ऑपोजिट करेंगे, नंबर कितना लिखना है, 7 नंबर, तो 7 नंबर हो जाएगा फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। देखो एसिड और बेस को मिला, एसिड और
अल्कोहल को मिलाओ तो आपके पास एस्टर बन जाता है और वाटर बाहर चला जाता है। एस्टर में पानी डालो तो वो बन जाता है। तुम्हें पता है ना कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है बेटा। तो फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आ जाएगा नेक्स्ट। फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। अब एस्टर्स क्या हो गए? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, ये एस्टर हो गया। वाटर आया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और बाकी आर डैश ओ एच। एक बन जाएगा आपके पास एसिड और एक बन जाएगा आपके पास एल्कोहल। ये वाला पोर्शन आपके पास एल्कोहल वाले से आ जाएगा। ठीक है। अब इस रिएक्शन में अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्सिबल लिखूं तो यील्ड कम मिलेगी, बट अगर हम इस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ये रिएक्शन जो है, वैसे तो एसिडिक कंडीशन और बेसिक कंडीशन दोनों चाहिए होती हैं। इस बेस कैटालाइज्ड भी होता है, स्टेरिफिकेशन एसिड कैटालाइज्ड भी होता है। आप अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालोगे तो इसका मतलब है कि इसमें थोड़ा सा रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्शन में रहेगा और यील्ड थोड़ा अच्छा है। ठीक है, मतलब मोर ऑफ द रिएक्टेंट इसमें हो जाएगा और ये साइड पे प्रोसीड कर जाएगा। चलो ये तो हो गया एस्टर से बनाना। अब हमने किस किस से बना लिया? देखो, एल्केन से बना लिया सिंपल हैलोजनेशन और फिर हाइड्रोलिसिस। एल्कीन से बना लिया एक सिंपल एसिडिक हाइड्रोलिसिस और एक हाइड्रोबोरेशन। 3 हो गए। चौथा गिग्नार रिएजेंट और कार्बोनिल से बना लिया। 5वां हमने कार्बोनिल की रिडक्शन से बना लिया। फिर 6th हमने कार्बोनिल कंपाउंड एस्टर की उससे रिडक्शन से बना लिया। और 7th हमने बना लिया एस्टर से, कार्बोनिल से 2 बार बना लिया। ठीक, तो नंबर के अकॉर्डिंग हो गया जो जो भी हमने बनाया। नेक्स्ट रिएक्शन 8th नंबर कैसे बना सकते हैं? 8th हम बना सकते हैं फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड। वैसे ये कवर हो गया पर चलो मैं लिखने के लिए नंबर बढ़ाने के लिए लिख देती हूँ। ये एल्काइल हैलाइड वाला हम कर चुके हैं। मतलब अगर आप एल्केन वाला पोर्शन देखो ना तो एल्केन वाले पोर्शन को ही पहले एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया हुआ है। देखो इसको ध्यान से, एल्केन वाले पोर्शन से एल्काइल हैलाइड बनाया था तुमने, फिर तुम्हें बताया था कि एक्वस KOH से कर लो, तो ये रिएक्शन आधा आ जाएगा, बस पहला स्टेप हट जाएगा उसमें। वो ROH हो गया और प्लस KX हो गया। ठीक है जी। तो 9th रिएक्शन इसमें क्या होगी? इस पे कोई डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे से तुम अभी कर चुके हो। 9th रिएक्शन हो जाएगा फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ एसिड्स एंड एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, सबको पता है। ये है डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है जी। तो इससे क्या बनेगा? पहले एसिड ले लिया RCOH। अब इसमें भी जो रिएजेंट काम करता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है, जो इसे अल्कोहल में बदल देगा RCH2O। पर एसाइल हैलाइड का तो और आसान काम है, बस आपको क्या करना है इसमें, अच्छा एसाइल हैलाइड लिखना है। इसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसका रिडक्शन हो जाएगा यहाँ से और ClH के साथ हो जाएगा। तो एसिड से या एसिड के डेरिवेटिव से भी बना सकते हो। मतलब अल्टीमेटली कहने की मतलब ये है कि कुछ ऐसा है ही नहीं है जिससे आप इसको नहीं बना सकते। तो इज दैट क्लियर? ये सबको क्लियर है? यस मैम। यस। चलिए 10th नंबर रिएक्शन क्या हो सकता है? अब बचा हमारे पास एमीन। तो फ्रॉम एमीन से भी आप बना सकते हो इसको। डाईएजोटाइजेशन याद है आपको? यस मैम। PDC वाला रिएक्शन तो वही है। वैसे डेम्स-नोव रिएक्शन बोलते हैं इसको पूरे मैकेनिज्म को। RNH2, इसमें NaNO2 डाला HCl की प्रेजेंस में, तो ROH बन गया प्लस वाटर बन गया और N2। मैं इस रिएक्शन को 2 स्टेप में भी कर सकती थी। पहले ये BDC देता है, BDC के बाद इसमें अगर एसिडिक कंडीशंस हैं और वाटर प्रेजेंट है, जो कि होता ही है, तो इसके बाद ये आपके पास अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एरोमेटिक में भी होगा। एरोमेटिक में ये अल्कोहल की जगह पे फिनॉल
तो ये 10 मेथड हैं प्रेपरेशन के, किसके? हेलो एल्केन, सॉरी एल्कोहल्स। ठीक है, अब आ गया आपके पास प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल कैसे बनता है? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स बनाने के लिए वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज द नेमिंग, पहले लिख देती हूँ उसकी, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन से आप बना सकते हो अपना फिनॉल। ठीक है, बट इसमें आपको स्टार्टिंग में भी इसको यूज करना पड़ता है। हाँ जी, कैसे होगा इसका प्रिपरेशन? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कार्बीन, किस किस बच्चे को याद है कि कार्बीन क्या होता है? याद है थोड़ा बहुत? यस और नो तो बोल दो, नहीं याद है तो बता देते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है कार्बीन अगर आपके पास कार्बन के 2 कोवलेंट बॉन्ड हैं और एक इसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कार्बीन बोलते हैं। और ये एक्चुअली में इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करती है। तो इसका कार्बीन मैकेनिज्म होता है CHCl3 और एक्वस NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। वैसे तो आप इसी से समझ सकते हो, इतना तो मतलब सबसे पहले रिएक्शन में काम होता है, सॉरी CHCl3 है कि आपको एसिड बेस रिएक्शन करना है या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करना है। आपको नहीं लगता कि इसमें इतने सारे क्लोरीन लगे हैं तो ये हाइड्रोजन होगा हाईली एसिडिक? यस और नो? यस सर। हाईली एसिडिक है और NaOH में बताने की जरूरत नहीं है, ये बेस है, तो ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो NaCl तो पहले ही स्टेप में माइनस हो जाएगा, नहीं पानी निकला है ना, इसमें वाटर हो गया, HNOH। बच्चा जी वाटर चला गया हमारे पास। अब तुम्हारे पास ना कुछ ऐसी कहानी बचती है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ गया ऐसे। अब ये तो ऐसा स्टेबल नहीं है, तो ये ना अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इसको बाहर निकाल देता है और CCl2 ये बन जाता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। इसको बोलते हैं कि कार्बीन। कार्बीन इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। और कार्बीन क्या मतलब हुआ कि इस रिएक्शन में कार्बीन में 2 कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं उसके और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जिससे वो रिएक्शन करता है। तो अब ये कार्बीन का अटैक होता है आपके बेंजीन रिंग पे। तो जब अटैक होता है तो इसके पास क्या है? अब ये देखो ये ग्रुप क्या कर रहा है, इसको जो ऑलरेडी प्रेजेंट फिनॉल है, तो ये तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। समझ में आ रही ना ये बात? ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ जाएंगे। देखो वैसे इसको मैं 2 स्टेप्स में भी कर सकती हूँ, समझने वाले इसको 1 स्टेप में भी समझ सकते हैं। अगर तुम इसको मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लिख के करना चाहते हो, वैसे तो आपको मैकेनिज्म आ गए हैं करने, तो तुम OH इसको प्लस लिख दोगे है ना पहले स्टेप में, और यहाँ पे इसको नेगेटिव लिख दोगे। पर इस चीज के बहुत ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक है इस चीज के? कि इस चीज में आपके पास एरोमेटिसिटी खराब हो रही है। तो क्या होगा आपके पास? पहली बात तो ये वाले तो H चला जाएगा और इसको पॉजिटिव हटा देगा दोबारा से, और यहाँ का जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ पे क्रिएट कर देगा, या आप ऐसे बोल लो कि यहाँ का H प्लस वापस से इस इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर देगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो ये ले दे के कुछ कहानी ना ऐसी बन जाती है कि एरोमेटिसिटी आपकी फिर से आ जाती है और O नेगेटिव हो जाता है। O नेगेटिव है तो Na प्लस बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका CCl2 बना है तो ये इस तरीके से लग जाता है। अब CCl2 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप ये लगेगा कैसे? ये भी तो ऐसे ही लगेगा, मतलब H यहाँ पे लग के। ठीक है, तो अब इसके मैकेनिज्म के दौरान क्या होता है कि यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम है कि एरोमेटिसिटी खराब हो रही है, तो H फिर से होके इसी के साथ एडजस्ट हो जाता है। मतलब ये सब कुछ दिखता नहीं है जो मैंने 2 स्टेप में किया है, मतलब NCERT इसको एक ही स्टेप में कुछ ऐसा लिख देती है कि O के साथ Na आ गया और यहाँ पे CHCl2 आ गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। अब इसके बाद कहानी कुछ भी नहीं है, जितने Cl है उतने वाटर डाल दो। ठीक है, जितने Cl है उतने वाटर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? उसके पास आ जाएंगे 2 OH ग्रुप, CHOH और OH। तो OH OH को हटाओगे तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। ठीक है, मैं बताती हूँ किस कैटेगरी में फॉल करता है।
जाता है क्योंकि हमने फिनॉल यूज कर लिया ना इसमें रिएक्शन। आप इसको नाम से ही चलो नेमिंग रिएक्शन के पर्सपेक्टिव से। अब वाटर इसमें से लॉस हो गया, इसको हटा देते हैं, इंटरमीडिएट सबको पता है, तो ये बन जाएगा OH। इसका इतना क्वेश्चन आ चुका है ना एग्जाम में, हद से ज्यादा। कभी इसका IUPAC लिखवा लेता है, कभी उसका कुछ करवा लेता है। ये बन गया ONA और यहाँ पे रह गया CHO। बाकी एसिडिक कंडीशंस हैं इसमें, तो ONA का फिर बाद में OH हो जाता है। कोई बच्चा मुझे इस प्रोडक्ट का नाम बता सकता है जो हमने इतना ताम झाम करके लिया है? सैलिसिलडिहाइड। यस, सैलिसिलडिहाइड। और सैलिसिलडिहाइड एक्चुअली में सैलिसिलिक एसिड का वर्जन है, तो उसका एल्डिहाइड फॉर्म है। और सैलिसिलिक एसिड होता है जब हम एम्प्टी स्टमक, जो हमें प्रॉब्लम होती है जिस उस एसिड के बनने से, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। तभी तो जो एस्प्रिन वगैरह है दवाइयाँ, वो सैलिसिलिक एसिड जनरेट करती हैं, इसलिए उन्हें एम्प्टी स्टमक अवॉइड किया जाता है। तो ये सैलिसिलडिहाइड और इसका एक नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। तो ये आपको इस कैटेगरी में नोट कर लेना। प्रेपरेशन में ये वाली कैटेगरी ले सकते थे, डाइएजोनियम सॉल्ट का सेम R और AR दोनों से बन सकता है, ठीक है। तो ये R और AR OH यानी कि फिनॉल भी यहाँ से बन सकता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? बस इसमें सिर्फ इतनी सी बात पेपर में याद रखना कि इसका कार्बीन है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, और रिएक्शन में बेसिकली यहाँ पे ये कार्बीन का अटैक होता है, इलेक्ट्रोनेगेशन कंपाउंड है, दिस इज दैट, बाकी और कुछ नहीं इससे पूछ सकता। इज दैट क्लियर? यस यस मैम। चलिए अगला रिएक्शन देख लेते हैं। तो अगला रिएक्शन है जो आपका, वो भी नेमिंग रिएक्शन है, तो नेमिंग रिएक्शन इसको कवर कर देते हैं इस लेक्चर में ही। कॉब्स रिएक्शन, कोई भी बच्चा, मैं पहले भी वैसे आपको बता चुकी हूँ, इसको कॉल्बे नहीं पड़ेगा, ये कॉब्स रिएक्शन होता है। कॉब्स रिएक्शन में भी यूज होता है फिनॉल का। क्या बनता, कोई बताएगा क्या बनता है इसमें? सैलिसिलिक एसिड, बिल्कुल। इसमें NaOH का पहले अटैक होता है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। NaOH बेस है, वो एसिड है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्म होता है वो ONA है, ठीक है। अब ONA में कार्बन डाइऑक्साइड का अटैक हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड आगे इलेक्ट्रोफाइल होती है, तो जब अटैक होता है और उसके बाद रीअरेंजमेंट होता है, तो हमारे यहाँ पे बन जाता है आपके पास COOH, ठीक है, यानी कि सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है इसका IUPAC नेम सैलिसिलिक एसिड का? प्रायोरिटी तो इसको देंगे ना, तो ये 2 होगा, तो दिस इज द 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये एक नेमिंग रिएक्शन इस चैप्टर में आता है। थर्ड नेमिंग रिएक्शन जो आपको रटा हुआ है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है उसमें क्या करना होता है आपको? अगर CH3Cl है और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में करते हो तो क्या प्रोडक्ट बनता है बताओ? CH3 लग जाता है ना, ऑर्थो एंड पैरा पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो पैरा वुड बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये एल्काइलेशन है, इसका एसाइलेशन भी आता है। मतलब अगर आपको CH3COCl से कर दोगे, रिएजेंट सेम है, तब आपके पास आंसर क्या आएगा? COCH। तो इस तरह से ये इसके रिएक्शंस। एक लास्ट मैकेनिज्म और है, विलियमसन सिंथेसिस, वो भी लास्ट क्लास में आपने किया होगा। ये भी नेमिंग है, इसका हेडिंग नेमिंग ही लिख देते हैं ना। उसके बाद है विलियमसन सिंथेसिस। किसके लिए यूज होता है विलियमसन सिंथेसिस? यस, ईथर के लिए। एक एल्काइल हैलाइड होता है, प्लस R-ONA होता है, अच्छा ये भी कौन सा SN2 है क्योंकि एल्कोक्साइड एक गुड बेस है ना, गुड न्यूक्लियोफाइल है।
उसमें प्राइमरी से रिएक्शन करके आओगे आप, या आप एरोमेटिक में भी ले सकते हो। आइडोबेंजीन ले लो, अच्छा बेंजीन फिनॉक्साइड लेना पड़ेगा, बताती हूँ एक रिएक्शन करके किसमें कैसे चूज करते हैं। और इसमें ये ले लो तो बन गया, बस NaI को बाहर निकाल दो। अगर तुम्हें ये प्रोडक्ट बनाना है, पता नहीं मैं तुम्हें शायद क्लास में बता भी चुकी हूँ। अगर तुम्हें ये प्रोडक्ट बनाना है, मान लो ये वाला ईथर बनाना है, तो तुम्हारे पास क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल हैं। आयोडाइड कौन सा लोगे, ये एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पे आ गया और ये एक आ गया। कहाँ पे अल्कोक्साइड लोगे और कहाँ पे हैलाइड लोगे, कोई बता सकता है। यहाँ पे अल्कोक्साइड लेना पड़ेगा, यहाँ पे आयोडाइड लेना पड़ेगा। अगर गलती से भी तुमने पेपर में जाके एल्काइल आयोडाइड 3 डिग्री ले लिया ना, तो एलिमिनेशन हो जाएगा, फिर ईथर कभी नहीं बन सकता। ठीक है, तो हमेशा जो एल्काइल हैलाइड है वो कौन सा यूज करना है, प्राइमरी। और उसके पीछे तुम रीजन भी देखो ना, ये SN2 रिएक्शन है और SN2 में ये तो रिएक्ट ही नहीं करता। समझ पा रहे हो ना, 3 डिग्री तो एलिमिनेशन दे देता है। लॉजिक को समझना। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि ये वाला मतलब इसमें हैलाइड, अगर इसका ऑपोजिट कॉम्बिनेशन लेते ना कि आयोडीन यहाँ लगाते, ONA वहां पे लगाते, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनता। इज इट क्लियर और नॉट? यस Yes. मैम। चलो जी, तो यहाँ तक है हमारे मेथड ऑफ प्रेपरेशन और नेमिंग रिएक्शन इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं इसमें से मैकेनिज्म में कुछ भी पूछ सकती हूँ और फिर इसके क्वेश्चंस भी लेंगे। ट्राई टू वाइंड अप दिस चैप्टर। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं की है इसकी, बस फिनोल्स के केस में कुछ नेमिंग रिएक्शन किए हैं। ट्राई टू वाइंड अप इन द 2 लेक्चर्स, अदरवाइज मैक्सिमम 2.5 की एल्कोहल्स। अगर आपने हैलो एल्केन एंड हैलोअरीन अच्छे से पढ़ा तो आपको आराम से आ जाएगा जल्दी जल्दी। हाँ, कार्बोनिल में थोड़ा सा रिएजेंट वगैरह को पहले बताना। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Hello, beta. See you in the next class. Till then, you have to revise this chapter. Thank you. थैंक यू।